चलिए तो लेक्चर नंबर 21 पकड़ के चलते हैं। हालांकि आपके लिए तो ये 50 के आसपास करीब पहुंच चुका होगा, मैं जानता हूं। तो वर्क करना ही पड़ेगा, क्या करेगा, और अब तो डबल आएगा। हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ऑप्शन है हमारे पास, तीन ही पकड़ना है, चौथा तो नन ऑफ दीज है। अब आर्हेनियस फैक्टर ए, दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी ई है, और तीसरा है रेट कांस्टेंट के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रेट कांस्टेंट के। आपने 11-12 पढ़ा हो, या तो फिर आपने बीएससी में थोड़ी बहुत स्टडीज़ की हो, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में हम इज इक्वल टू के, और फिर यहाँ जो सबस्ट्रेट होता है उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी एक्स। तो ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के साथ ये वरी करेगा, बदलेगा। ओके, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आर्हेनियस फैक्टर, अब आप आर्हेनियस फैक्टर ए कहाँ पढ़े होगे, तो आपको बता दूं कि के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी इक्वेशन है। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी, ये वाला इक्वेशन आप पढ़े होगे। ओके, उसमें जो ये है ना आर्हेनियस फैक्टर है, ये आर्हेनियस फैक्टर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के साथ वरी करता है। अब आपने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो आपको पता है कि सपोज कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, बराबर, कोई रिएक्टेंट है, तो उसके पास कुछ न कुछ एनर्जी होगी, सपोज ई आर जितनी एनर्जी है। ये प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो सकती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो सकती है, जब इसे मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये रिएक्टेंट सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में, या तो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसको रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट या तो ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये मिनिमम एनर्जी जो है वो हमें क्या बताती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर इसके बाद ये सपोज प्रोडक्ट में जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें क्या देखना है कि ये जो रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट या तो इंटरमीडिएट में जाएगा, तो यहाँ जो एनर्जी होगी इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब किसी भी रिएक्टेंट को आप 303 केल्विन से लेके एक्टिवेशन एनर्जी में ले जाओ, या 500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर इसको ले जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप कितने भी टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी पर ले जा सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी रिएक्शन के लिए जब रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट या तो ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है, तब जो मिनिमम एनर्जी उसको देनी पड़ेगी वो मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। मतलब टेम्परेचर बदलो तो भी उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही रहेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक रिएक्शन हम 303 केल्विन पर कर रहे हैं, वही रिएक्शन हम 500 केल्विन पर कर रहे हैं, फिर भी इन दोनों टेम्परेचर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी 303 पर कुछ और होगी, 500 पर कुछ और होगी, नहीं। एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, द एक्टिवेशन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज। अब कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नहीं, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना, देखिए यहाँ ये सोच लीजिए कि ये जो एनर्जी है E2 EP, वो प्रोडक्ट की एनर्जी है, या तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, HP है, और ये है सपोज HR है।
ओके, तो इन दोनों के बीच में जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच एंथैल्पी फेरफार, उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं करते कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा। ओके, द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नहीं, सम ऑफ एनर्जी भी हमें नहीं गिननी है। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विथ एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नहीं। मैंने देखो आपको दिखाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्या दिखाई मैंने आपको, देखो। तो ये जो है एंथैल्पी किसकी है, तो रिएक्टेंट की, और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, इनके बीच ही, इसे प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप सोचोगे कि सर एवरेज वर्ड क्यों लगाया इसमें, देखिए एवरेज वर्ड लगाया है, एवरेज एनर्जी। अब एवरेज वर्ड आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो एवरेज वर्ड क्यों लगाया, इसीलिए लगाया है, हम जो रिएक्शन देखते हैं जनरली हम एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट की बात सोच के स्टेटमेंट देते हैं। हो सकता है कि हमारे पास एक या दो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, तो हमें उन दोनों की एवरेज एनर्जी से ही ट्रांजिशन एनर्जी की कंपैरिजन करनी होती है। जनरली आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया होगा ना कहीं पर, तो ऐसा किया होगा A2 प्लस B2, फिर ये जाएगा C, फिर आपने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ऐसा ड्रॉ किया होगा। तो यहाँ हमने ये मान लिया है कि ये जो दोनों रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी सेम है, पर ऐसा ज़रूरी है नहीं, क्योंकि किसी की भी एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है दोनों रिएक्टेंट की, तो वो एवरेज लेते हैं, पर पढ़ाने के टाइम पर हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। तो हमें क्या पकड़ना है इसके अंदर, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ जो इंटरमीडिएट है उस इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, which of the following element will have lowest first ionization energy, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब क्या, इन अ गैसियस स्टेट रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाले के सब सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें किसको कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब आप सोचो, आप मैग्नीशियम मतलब Mg दिया है, रुबिडियम Rb दिया है, लिथियम Li और कैल्शियम Ca। अब आप सोचो कि ये यहाँ सेकेंड पीरियड जो है वहाँ पर है लिथियम, सेकेंड पीरियड में कौन है, लिथियम, फिर लिथियम के नीचे होगा सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इस तरह होगा। ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड है ना, ये फिफ्थ पीरियड, इस तरह चलेगा। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो लिथियम Z = 3 है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 4, कौन सा होगा, बोरोन, फिर बेरिलियम, कार्बन, इस तरह चलता जाएगा। अब सोडियम की जो है Z = 11, तो यहाँ जो होगा वो होगा मैग्नीशियम। ओके, लिथियम, मैग्नीशियम, यहाँ होगा कैल्शियम। अब देखिए यहाँ से आपको पकड़ना है, तो अब आपको एक पता है कि सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, तो जो रेडियाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब क्या होगी, कम होगी। और रेडियाई डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। और एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि रेडियाई जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ओके, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब इस तरह जाए तो ऑप्शन में आपको सबसे दूर कौन सा मिल रहा है, रुबिडियम, जो सबसे क्या है, लास्ट में है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, सबसे कम। वैसे भी देखो इसका जो आउटर शेल होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 5th,
और इसका आउटर शेल जो होगा वो क्या होगा 4, इसका क्या होगा 3, इसका क्या होगा 2, तो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन कौन सा है 5 वाला है। मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो पीरियोडिक टेबल का हमें पूरा रटना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन, ये अब मैं क्या कहूँ आपको, ये तो आप प्रैक्टिकल में भी देखते होंगे। अब देखो आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, सबके सब सेम ग्रुप में है ना, सबके सब सेम ग्रुप में है। अब एक चीज़ याद रखना, सेम ग्रुप में हो या सेम पीरियड में हो, अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ में मास भी क्या होगा इंक्रीज होगा, और मास इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो वांडरवाल्स फोर्स है वो इंक्रीज होगा, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से और करीब आएंगे, और मॉलिक्यूल जितने एक दूसरे से करीब आएंगे तो हम कहेंगे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे। तो आयोडीन है, उसका मास सबसे ज़्यादा है, वांडरवाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा है, वांडरवाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इस हिसाब से ये सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना। फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डाइपल मोमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो पहले तो आपको कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए हैं, एक H2S, एक NH3, एक H2O और एक HF। अब आपको ये पकड़ना है इसके अंदर कि ये लोग है कहाँ कहाँ। अब देखो मैं कहूँ कि सेकेंड पीरियड के अंदर कौन है, तो सेकेंड पीरियड के अंदर पहले मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है, फिर मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, फिर उसके बाद फ्लोरीन दिख रहा है, और सल्फर मुझे थर्ड पीरियड एलिमेंट दिख रहा है। थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन है, सल्फर है। ओके, अब हमें क्या देखना है, डाइपल मोमेंट इंक्रीजेस। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपल मोमेंट होता क्या है बेटा। तो डाइपल मोमेंट जो होता है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पर है। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, ओके, वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा उतनी बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा उतनी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। अब ये हर बार वर्क नहीं करेगा, वो भी कह दूँ, कहीं कहीं पर कुछ कुछ है, क्योंकि रेडियस भी देखनी होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी देखना है, पर मैं वो दोनों सिखा दूंगा। तो अब देखो इनमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि ये जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, इनके अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि HF बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, तो HF की ज़्यादा हो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट। अब बाकी का भी मैं दिखा दूँ अब देखो इन अ सेम पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस। एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। बैठ रहा है सब कुछ, है ना। चलिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A B C D and R as follows, which will be the most acidic। ये क्वेश्चन में गलती है, मोस्ट एसिडिक नहीं होगा, ये मोस्ट मेटालिक होगा, क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है।
चलो अब हम देखें कि मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी सबसे ज़्यादा है। अब पहला ऑप्शन है 284, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये ग्रुप नंबर 14 सिलिकॉन है। ओके, ये जो है 288 तो ग्रुप नंबर 18 आर्गॉन है। 2881 ग्रुप नंबर 1 पोटेशियम है। ये 2887 ग्रुप नंबर 17 और ये जो है 10 10 17 क्लोरीन ब्रोमीन दिख रहा है। ओके, चलिए अब देखिए नहीं, हाँ ग्रुप नंबर 17 ही है। ओके, ग्रुप नंबर 17 है। अब देखिए मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करे। अब देखिए ये आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वो 4 गेन या तो लूज करना चाहेगा। इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा। इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में है तो वो क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे 2881, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 नोबल गैस जैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी के लिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। और मेटल की एक प्रॉपर्टी है क्या, वो ऑलवेज क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। तो इन चारों में इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, सी, मतलब सी वाला जो है वो मोस्ट मेटालिक होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी होगी इसकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट डिक्रीज विथ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज नहीं होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो शायद इंक्रीज होती होगी। सरफेस टेंस, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड वेपर प्रेशर। अब शायद सब प्रॉपर्टी आप जानते हो, मैं इसमें इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। अब आपको पता होगा कि सपोज एक वेसल्स के अंदर हम वाटर लेते हैं, क्लोज्ड वेसल है और इसके अंदर सपोज हमने वाटर लिया है। ओके, अब मैं सपोज इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ला रहा हूँ, तो होगा क्या, यहाँ वाटर वेपर बनेगी और ये जो वाटर वेपर है इसके कारण इस वाटर की सरफेस जो होगी उस पर एक प्रेशर जनरेट होगा जिसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। अगर हम इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ा के सपोज 150 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो 100 डिग्री पर जितनी वेपर बनेगी, मे बी मोर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ वेपर ज़्यादा जनरेट होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट डिक्रीज, कौन सी टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज नहीं होगी, वेपर प्रेशर। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। आपको एक और एग्जांपल दूं, समर के अंदर ट्यूब के अंदर गाड़ी बैठे बैठे उसके अंदर पंचर हो जाता है, क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंदर गैस जो होगा इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। आप यहाँ लिक्विड टू प्रेशर वेपर की बात कर रहे हैं, इसलिए वेपर प्रेशर जनरेट हुआ तो ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी तो उसका मतलब क्या होगा कि वो फटेगा ट्यूब। इसी तरह इसमें वेपर प्रेशर। ओके, द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH2, यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब पहले कॉन्जुगेटेड एसिड आपको पता है कि होता क्या है, आपको शायद पता हो ना हो, मैं कह दूं कि सपोज हमारे पास NH3 है। अगर ये NH3 सपोज किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, सपोज किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है ऐसा मान लो आप, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करेगा, अगर अमोनिया खुद एक बेस है मैं जानता हूँ, पर अमोनिया किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या करेगा कि ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो होगा क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर आ जाएगी तो N
विथ एच एक पैर थी और ये एक पैर छोड़ के जाएगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज प्लस इसका प्रोटॉन इसने ले लिया तो ये बन गया BH। अब यहाँ समझो कि ये जो है इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट किया मतलब ये क्या है, तो ये है एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, हमारा बेस है। अब एसिड में से जो बन रहा है वो ये बन रहा है, इसे कहा जाता है कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस में से जो बना है उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, इस तरह मैं एक और एग्जांपल दूं, HCl प्लस H2O, ये आपने पढ़ा हुआ है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो HCl वाटर से रिएक्शन करके HCl वाटर को क्या डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन, तो ये क्या है, एसिड है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या है, बेस है। तो इसमें से जनरेट होने वाला कॉन्जुगेटेड बेस, इसमें से जनरेट होने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड। तो NH2 जो है वो NH2 माइनस जो है कॉन्जुगेटेड एसिड है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो इसका बेस कौन होगा, द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ, ओके तो ये ओके द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH2, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड कौन होगा, तो आप उल्टी रिएक्शन लिख दो, NH2 माइनस प्लस BH, इट गिव्स NH3 प्लस B माइनस। अब देखो इस रिएक्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहाँ से प्रोटॉन इसमें जा रहा है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, आपका बेस है। ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, आपका एसिड है। ओके, इसने से बेस में से ये बना तो ये कॉन्जुगेटेड क्या हो गया, आपका एसिड। मिला आंसर, तो अमोनिया क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे। हो सके तो मैं आपको एडवाइस दूं कि आपके पास 11th NCERT की बुक हो तो उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें आर्हेनियस का टाइटल लगा है, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी का टाइटल लगा है, उसमें है ना पिंक कलर के बॉक्स दिए हैं, वो सब पढ़ लो, आपको बहुत 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 काम लगेगा। चलिए, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वॉल्यूम अब नहीं आया तो आपको मारना पड़े मुझे, क्योंकि ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अब हमें दिया गया है एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना है। अब आपको पता होगा कि एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए, सपोज सेकेंड पीरियड है तो लेफ्ट टू राइट जाओ तो यहाँ यहाँ से यहाँ जाओ तो उसके आउटर जो सेल होगा वो मोस्ट आउटर सेल n=2 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ओके, मैं पीरियोडिक टेबल जब शुरू करूँगा तब ये शायद कह दूंगा। तो होगा क्या कि डिस्टेंस सेम है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम ये कहेंगे कि एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटम की वॉल्यूम, एटम की रेडियस डिक्रीज होगी, कम होगी, तो फर्स्ट डिक्रीज। अब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं कि फर्स्ट डिक्रीज एंड आफ्टर दैट इंक्रीज। फर्स्ट इंक्रीज तो होगी नहीं, डिक्रीज ही होगी। पर जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे ना, यहाँ S ब्लॉक एलिमेंट है, फिर D ब्लॉक एलिमेंट है, फिर P ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्या है कि इसके अंदर S इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है तो उसके कारण, और P इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट कम होती है। और ग्रुप नंबर 18 जो है वो सबसे कंप्लीटली फिल्ड है, तो वहाँ जाने के बाद वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो होगा क्या कि फर्स्ट डिक्रीज होगा और उसके बाद फर्स्ट डिक्रीज होगा, उसके बाद थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और इसके लिए ये S और P ऑर्बिटल जिम्मेदार है। एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो एटम की साइज डिक्रीज होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। चलिए, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी among NH2 NP5 group
बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F इज लेस देन Cl। इसमें मुझे दो चीजें पढ़ानी है, एक तो ये क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हमें जाना है, पर अब देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है ऐसा इन्होंने कह दिया है, बट कह रहे हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्लोरीन से कम है। अब द एटॉमिक नंबर ऑफ F इज लेस देन द Cl। अब एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। F being the first member of the family behave in an unusual manner। अब देखो ये भी नहीं है। अब एक्चुअली है क्या, फ्लोरीन जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p5, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब जो खेल यहाँ पर बदलता है ना वो यहाँ से बदलता है कि इसकी मोस्ट आउटर n इज इक्वल टू 2 है और इसकी मोस्ट आउटर n इज इक्वल टू 3 है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ होता क्या है कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 2s2 2p6, ओके। और यहाँ भी सेम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3s2 3p6 होगा। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 8, बट ये n इज इक्वल टू 2 और ये जो है वो n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 2 की कंपैरिजन में n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट की जो साइज होगी वो बड़ी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी साइज में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे बड़ी साइज में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किस में कंफर्टेबल रहेंगे, तो कि भाई जिसकी साइज बड़ी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। मतलब ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा क्योंकि इसकी साइज बढ़ गई 3p की, और इसी की वजह से Cl can accommodate an electron better than F by utilizing its vacant 3d orbital। इसके पास कोई भी 3d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है जबकि इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है। दूसरी मैंने जो बात कही वो आपको ये कह दूं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़े से वॉल्यूम में 8 रह रहे, छोटे वॉल्यूम की कंपैरिजन में कंफर्टेबल रहेंगे। और एक जो मुझे चीज पढ़ानी थी वो पढ़ानी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप एक चीज याद रखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप एक ही ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 17 में F Cl Br I, अब जितना इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकेगा उतनी ही उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अच्छे से सुनना, जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोचोगे कि फ्लोरीन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करता है, करता है, पर ये वाला जो है वो एक्सेप्शन केस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और इसी वजह से क्लोरीन जो है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसकी एफिनिटी ज्यादा है। और वजह है कि क्लोरीन इसके 8 इलेक्ट्रॉन को कंफर्टेबल रख सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसमें कम होगा कंपेयर टू दिस। तो अभी तक ये क्वेश्चन शायद आया नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो याद रखना क्लोरीन एक्सेप्शन केस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू फ्लोरीन, बाकी सब रूल में चल रहा है, ओके। चलिए